नमस्कार मित्रों, आज मैं प्रोफेसर रमा प्राचार्य हंसराज कॉलेज आप लोगों से हिंदी सिनेमा के विविध पक्षों पर हमने अनेक व्याख्यान श्रृंखला में जो हम लोगों ने बातचीत की है, मुझे लगता है कि उससे आपको अब हिंदी सिनेमा की तथाकथित अच्छी जानकारी मिल गई होगी और आज की चर्चा आपको बहुत ही रोचक लगेगी, क्योंकि आज मदर इंडिया और पीके इन फिल्मों के माध्यम से हम हिंदी फिल्मों के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर दृष्टि डालेंगे। और जब मैं इन फिल्मों की बात कर रही हूँ, मदर इंडिया और पीके की, तो मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों फिल्में देखी होंगी। दोनों फिल्मों के पोस्टर्स आपके सामने हैं, मदर इंडिया का भी और पीके का भी। पोस्टर्स देखकर मुझे लगता है कि आपको फिल्मों के कुछ इन फिल्मों का ध्यान आ रहा होगा। साथियों, क्योंकि सिनेमा कैमरा, ध्वनि और लाइट से ही निर्मित होता है, इनके बिना सिनेमा विधा पूरी तरह से अधूरा है। सिनेमा मूलतः कैमरे की विधा है। तकनीक के प्रभाव ने सिनेमा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि वह जन जन तक पहुंच गया। पारंपरिक सिनेमा ने आधुनिकता से जुड़कर अपने आप को और विकसित किया। दरअसल सिनेमा का विकास रंगमंच से हुआ और आप सब जानते हैं कि रंगमंच ध्वनि आधारित विधा है। संगीत ने सिनेमा को नई ऊंचाई दी। आधुनिक तकनीक के जितने पक्ष हो सकते हैं, वे सब सिनेमा के हिस्सा हैं। कैमरा, ध्वनि और लाइट ने सिनेमा को जनता के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया कि आज पर्दे पर जो कुछ भी घटित होता है वह हम सबको यथार्थ लगने लगता है। अब हम बात करते हैं मदर इंडिया की। मदर इंडिया में निर्माता निर्देशक महबूब खान है। लेखक महबूब खान, वजाहत मिर्जा, एस अली राजा, और आप जानते होंगे इसके मुख्य कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, कन्हैया लाल, कुमकुम। संगीतकार इसमें नौशाद रहे। और कलाकारों के बाद हम बात करते हैं मदर इंडिया फिल्म की, तो मदर इंडिया भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करती है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में दिखाया ही नहीं गया। हिंदी सिनेमा में पहली बार साथियों ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार की जीविका के लिए खेत में बैल की जगह खुद को जोत देती है। मदर इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को वैश्विक स्तर में चर्चा का विषय बना दिया। नरगिस अपनी ग्लैमर छवि को तोड़कर खेतों में काम करने वाली महिला के किरदार को निभाया। भारतीय दर्शकों में जो छवि नरगिस की थी इस फिल्म से पहले, उसके हिसाब से उन्होंने इस फिल्म से बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस दौर की सबसे महंगी और लीड भूमिकाओं वाली नरगिस के लिए यह फिल्म कई तरह की चुनौती थी। इस फिल्म में उनके बेटे की भूमिका करने वाले सुनील दत्त बाद में उनके पति बने। यह फिल्म भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की घेराती जड़ को बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। यह सूद उनकी जिंदगी में दीमक की तरह लग गया है, जिसे भरने के चक्कर में अपना पेट नहीं भर पाता। दुनिया भर को खाना खिलाने वाला यह समाज खाली पेट सो जाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है। उसकी भयावह स्थिति इस फिल्म में देखी जा सकती है। फिल्म का नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करता है, लेकिन नियति ऐसी बनी कि खेत से पत्थर निकालते हुए उसका हाथ कट जाता है और वह अपाहिज हो जाता है। मदर इंडिया संभवतः भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय समाज में निर्मित स्त्री की पारंपरिक छवि को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसमें स्त्री को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। विख्यात निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया ने भारत ही नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। अपने समय की बहुचर्चित अभिनेत्री नरगिस ने
अपने जीवन का इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे अभिनेताओं के अभिनय से सजी इस फिल्म की कहानी जमींदारी प्रथा और गांव लाला द्वारा कर के रूप में गरीब शोषितों का शोषण दिखाता है। महबूब खान आधुनिक विचारों से युक्त फिल्मकार माने जाते हैं। उनकी फिल्मों में स्त्री का क्रांतिकारी रूप देखने को मिलता है। महिलाएं अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए लगातार आवाज उठाती हैं। दरअसल महबूब खान 1940 में औरत फिल्म का निर्माण कर चुके थे, जो स्त्री प्रधान फिल्म थी। कुछ लोग मदर इंडिया को औरत का रीमेक भी मानते हैं। हालांकि दोनों की कहानी और विचारधारा अलग अलग है। भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर जितनी फिल्में बनी हैं, मुझे लगता है उसमें मदर इंडिया मील का पत्थर है। इस फिल्म से महबूब खान ने स्त्री की ऐसी छवि विकसित की जो पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाती है, घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती है। मदर इंडिया गांव में रहने वाली ऐसी औरत राधा की कहानी है जिसका पूरा जीवन संघर्ष और तनाव से गुजरता है। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही खेत में काम करते हुए पति का हाथ पत्थर के नीचे दबकर कट जाता है। रात दिन मेहनत करने वाला स्वाभिमानी पति जब परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता है और एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। पति की अनुपस्थिति में भारत की स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है वह इस फिल्म में बखूबी दिखाई गई है। पूरे समाज की नज़र उस पर है। गांव का लाला जिससे राधा के पति ने कुछ उधार लिया था के बदले वह उसको भोगना चाहता है, लेकिन राधा हिम्मत से उसका सामना करती है। वह पूंजीवादी निर्मम व्यवस्था से डरती नहीं है बल्कि उसका विरोध करती है। नरगिस ने इस फिल्म में दो ऐसे बेटों की मां की भूमिका की है जिसका एक बेटा गांव का सीधा साधा लड़का है तो दूसरा जीवन की कड़वी सच्चाई से परिचित है, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा जटिल भी है। वह सामाजिक विसंगतियों को समझता है, इसलिए उसके अंदर विद्रोह है। उसका रास्ता समाज की नज़र में गलत है, लेकिन उसी समाज के उपेक्षित और हाशिए के समाज के लिए सच भी है। राधा का छोटा बेटा बिरजू आरंभ से ही क्रांतिकारी है। वह बचपन से अपनी माँ का शोषण देख रहा है। अपनी माँ के सोने के कंगन को लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता है। वह बार बार उस कंगन को प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह जानता है यह कंगन उसकी माँ से जबरदस्ती लिया गया है। वह यह नहीं समझ पाता कि लाला कौन सा हिसाब लगाता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उबर नहीं पाते हैं। गांव की ही एक लड़की गंगा जो बिरजू से प्रेम करती है। गंगा बच्चों को पढ़ाती है। बिरजू उससे कहता है कि गंगा, मुझे बस इतना हिसाब पढ़ा दो कि मैं लाला का सारा हिसाब जान पाऊं। बिरजू लाला के अत्याचारों के कारण डाकू बन जाता है। वह अपने गांव के लोगों और अपनी मां को खुश देखना चाहता है। लाला की बेटी के विवाह के दिन पहुंचकर वह लाला का सारा बही खाता जला देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। लाला की बेटी के हाथों में कंगन देखकर उसे छीनने का प्रयास करता है और जब वह नहीं छीन पाता तो गांव बाहर लेकर भागने लगता है। जहां राधा बंदूक लिए रास्ते में खड़ी है, बिरजू को विश्वास ही नहीं तो ऐसी छवि को सामने लाता है जो पारंपरिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त सामंती व्यवस्था के खिलाफ खड़े एक जिद्दी और जागरूक नायक की कहानी है जिसे परिस्थितियों के कारण हथियार उठाना पड़ता है। नायक की मां अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के पक्ष में है, लिहाजा वह अपने ही बेटे को मारकर अपने गांव की अस्मिता को बचाए रखने का उपक्रम करती है। अपने बेटे को गोली से मारकर वह एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती है। साथ ही उसके पास दौड़ कर जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। उसका रोना उसके अंदर की मां की भावना को प्रदर्शित करता है। भारत की रंगीन फिल्म का सफर किसान कन्या से आरंभ होता है। मदर इंडिया
भारत में रंगीन फिल्मों की मजबूत कड़ी है। मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो तकनीकी संसाधनों से युक्त हैं। बाढ़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कना, खेत में हल की जगह इंसान का जुटना, पुल के उद्घाटन का दृश्य आदि तकनीकी के नए माध्यम हैं जो फिल्म में दिखाए गए हैं। यह रंगीन फिल्मों का आरंभिक समय था। मदर इंडिया में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है। 1957 में प्रदर्शित मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक भी माना जाता है। महबूब खान द्वारा ही निर्देशित औरत, जो कि 1940 में प्रदर्शित हुई थी, का रीमेक थी। मदर इंडिया दरअसल पहली फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया और मात्र 1 वोट से यह फिल्म ऑस्कर से चूक गई। इसके तकनीकी और भावनात्मक पक्ष को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में इसे नामित किया गया। मदर इंडिया के लिए कार्लोवी फिल्म समारोह में नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इस तरह से मदर इंडिया के बाद हमने जो फिल्मों का समाजशास्त्रीय अध्ययन समझना है, अब हम दूसरी फिल्म पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, दूसरी फिल्म है पीके, और मुझे लगता है कि पीके भी आप लोगों में से अधिकांश साथियों ने इस फिल्म को देखा होगा, क्योंकि इस पीके फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं, निर्माता राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा, सिद्धार्थ रॉय कपूर, और फिल्म की पटकथा लिखी है अभिजीत जोशी। राजकुमार हिरानी ने। इसके प्रमुख कलाकार हैं आमिर खान। आमिर खान का नाम सुनते ही आपको फिल्म की कहानी याद आने लगी होगी। अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, बोमन ईरानी, सुशांत सिंह राजपूत। साथियों, पीके राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित एक सफल फिल्म है। पीके परग्रह यानी एलियन की कहानी है जो पृथ्वी पर गलती से आ जाता है। फिल्म में फसाती विधा का सहारा लिया गया है। उसमें एक रिमोट है जिससे वह एलियन यानी आमिर खान धरती पर आता है। उस रिमोट को एक चोर लेकर भाग जाता है। इसके बाद वह धरती पर ही घूमता रहता है। इसी क्रम में उसकी मुलाकात जग्गू यानी अनुष्का शर्मा से होती है। पीके उसे अपने पिछले किए गए कार्यों के बारे में बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसने अपना कपड़ा पहनना और सामान लेना आदि सीखा। इसके अतिरिक्त वह यह भी बताता है कि वह भैरव सिंह यानी संजय दत्त से वह मिलता है। वह उसे एक जगह ले जाता है जहां वह एक युवती के हाथ पकड़कर 6 घंटों में भोजपुरी सीख लेता है। पीके को पता चलता है कि उसके रिमोट को किसी चोर ने लेकर दिल्ली में अवश्य बेच दिया होगा, इसलिए वह राजस्थान से दिल्ली आता है जहां उसे जग्गू मिलती है। एक दिन जग्गू के मन को पीके पड़ता है तो उसे सरफराज के बारे में पता चलता है जो उसे प्यार करता है। वह इन दोनों के प्रेम की गुत्थी को भी सुलझाना चाहता है, जबकि यह एक अलग कहानी है। फिल्म में एलियन को पीके यानी आमिर खान को कनेक्ट करने वाले यान का रिमोट एक चोर जब चोरी कर लेता है तो वह रिमोट एक पाखंडी बाबा के पास चला जाता है जिसे वह ईश्वर प्रदत्त बताकर जनता को लूटता है। ये फिल्म का एक अन्य पक्ष है। रिमोट खो जाने के बाद से एलियन का संपर्क अपने साथियों से टूट जाता है। इसी कारण उसे जमीन पर रहना पड़ता है। जमीन पर रहने के क्रम में वह भारतीय समाज की तमाम विडंबनाओं से परिचित होता है। फिल्म में जग्गू यानी अनुष्का शर्मा आधुनिक विचारों वाली मस्त मौला लड़की है जो कि पाकिस्तानी लड़के सरफराज यानी सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती है। जग्गू अपने पिता यानी परीक्षित साहनी को अपने प्रेम के बारे में बताती है तो वह साफ मना कर देते हैं क्योंकि वह एक पाकिस्तानी है। जग्गू के पिता अपने गुरु स्वामी यानी सौरभ शुक्ल से बात करते हैं। गुरु जो कि पाखंडी और बेईमान है, वह कहानी गढ़ता है कि वह लड़का
जग्गू को धोखा देगा। गलतफहमी से वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसा कि अक्सर भारतीय फिल्मों में होता है, जिससे पाखंडी गुरु को और बोलने का मौका मिल जाता है। जग्गू जब भारत लौटती है तो उसकी मुलाकात पीके से होती है। पीके उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसने कपड़ा पहनना और सामान आदि लेना सीखा। इसी बीच वह भैरव सिंह यानी संजय दत्त से मिलता है। भैरव सिंह स्वभाव के कारण उसकी मदद करता है और एक ब्लास्ट में वह मारा भी जाता है। एलियन होने के कारण पीके हाथ पकड़कर मन की बात बता देता है। एक दिन पीके जग्गू को पढ़ता है तो उसे सरफराज के बारे में पता चल जाता है। वह बड़े नाटकीय ढंग से जग्गू और सरफराज से मिलता है। उसे पता चलता है कि उसका रिमोट उसी पाखंडी बाबा के पास है, तो दुनिया के सामने उसका सच भी लाता है। अंत में जग्गू और सरफराज को मिलाकर पीके वापिस अपनी दुनिया में चला जाता है। यहाँ देखिए पीके का जो पोस्टर है आपको कितना आकर्षक लग रहा है। साथियों, दरअसल यह फिल्म कुछ कुछ ओ माय गॉड जैसी ही है, जिसमें जाति धर्म के आधार पर अलग अलग बटे लोगों को दिखाया गया है। वह एलियन एक दिन भगवान की मूर्ति बेचने वाले से पूछता है कि क्या मूर्ति में ट्रांसमीटर लगा है जो उसकी बात भगवान तक पहुंचेगी। दुकानदार कुछ नहीं बोलता है तो पीके कहता है कि जब भगवान तक डायरेक्ट बात पहुंचती हो तो फिर मूर्ति की क्या जरूरत है। ऐसे ढेर सारे सवाल पूरी फिल्म में पीके लगातार पूछता रहता है और जॉनी ध्यान कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। वह मंदिर जाता है तो कहा जाता है कि जूते बाहर उतारो, लेकिन चर्च में वह बूट पहनकर अंदर जाता है। कहीं भगवान को नारियल चढ़ाया जाता है तो कहीं पर वाइन। एक धर्म कहता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लो, तो दूसरा धर्म कहता है कि सूर्यास्त के बाद रोजा तोड़ो। भगवान से मिलने के लिए वह दान पेटी में फीस भी चढ़ाता है, लेकिन जब भगवान नहीं मिलते तो वह दान पेटी से रुपए निकाल भी लेता है। धर्म के नाम पर हो रही कुरीतियों पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। पीके को एलियन के रूप में दिखाना उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। एक ऐसे आदमी के नजरिए से दुनिया को देखना जो दूसरे ग्रह से आया है, यह एक बेहतरीन विषय वस्तु है। इस फिल्म के माध्यम से दुनिया में फैले अंधविश्वासों को गहराई से देखा जा सकता है। भगवान के नाम पर कुछ लोग ठेकेदार बन गए हैं और उन्होंने इसे पूरी तरह से बिजनेस बना लिया है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें एक गणित महाविद्यालय के बाहर पीके एक पत्थर को लाल रंग से पोत देता है, कुछ पैसे चढ़ा देता है और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी उस पत्थर के आगे पैसे चढ़ाने लगते हैं। इस सीन से दो बातों को प्रमुखता से पेश किया गया है। एक तो यह कि धर्म से बेहतर कोई धंधा नहीं है। लोग खुद आते हैं, शीश नवाते हैं और खुशी खुशी पैसा चढ़ाते हैं। दूसरा ये कि विज्ञान पढ़ने वाले भी अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। बचपन से ही संस्कार के नाम पर उनमें कुछ अंधविश्वास डाल दिए जाते हैं जिनसे वे ताउम्र मुक्त नहीं हो पाते। फिल्म उन संतों को भी कटघरे में खड़ा करती है जो चमत्कार दिखाते हैं। हवा से सोना पैदा करने वाले बाबा चंदा क्यों लेते हैं या देश की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते। धर्म के नाम पर लोगों में भय पैदा करने वालों पर भी नकेल कसी गई है। जब ऊपर वाले ने तर्क वितर्क की शक्ति दी है तो क्यों भला हम अतार्किक बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करें। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उपदेशात्मक तरीके से इन्हें दर्शकों पर लादा नहीं गया है।
फिल्म में हल्के फुल्के प्रसंगों के जरिए इन्हें दिखाया गया है, जिन्हें आप ठहाके लगाते और तालियां बजाते लगातार देखते हैं। इंटरवल के बाद जरूर फिल्म दोहराव का शिकार लगती है। गाने लंबाई बढ़ाते हैं, लेकिन फिल्म से फिर भी आपका ध्यान नहीं भटकता है। पीके देखते समय लगातार ओ माय गॉड की याद आना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन पीके अपनी पहचान अलग से बनाती है। आज के समय में यह फिल्म इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें कही गई बातों को वैज्ञानिक तर्क से तोड़ा गया है। वैज्ञानिकता उत्तर आधुनिकता की जड़ है। समाज में जो हो रहा है उससे अलग नया क्या हो सकता है, यही जानना उत्तर आधुनिकता है, जो इस फिल्म में दिखता भी है। फिल्म की कहानी भी एक एलियन की ही है। एलियन का नाम पीके है, जो गलती से पृथ्वी पर आ जाता है। फिल्म तकनीक का जबरदस्त प्रयोग किया गया है। आमिर खान को एलियन के रूप में दिखाने तथा उसके यान की संकल्पना तकनीकी आधारित ही है। उस यान को बुलाने वाला रिमोट, जो कि डमरू की तरह घूमता है, भी नई तकनीक का एक उदाहरण है। फिल्म में आमिर खान का गेटअप और एलियन के हिसाब से तैयार किए गए दृश्य नई तकनीक का शानदार उदाहरण है। आमिर खान की उम्र इस समय लगभग 55 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म में वह 30 वर्ष के दिखते हैं, तो इसमें भी तकनीकी संसाधनों का भरपूर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार देखें तो मदर इंडिया ने भारतीय सिनेमा में स्त्री की मजबूत छवि का निर्माण किया और अपनी शानदार स्क्रिप्ट से ऑस्कर में चुनी गई इस फिल्म में स्त्री की पारंपरिक छवि टूटी। वह घर से बाहर निकलकर खेत खलियान तक पहुंची और अपने परिवार के लिए उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई। जबकि पीके ने भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक ढोंग को दिखाने का प्रयास किया, साथ ही व्यवस्था की विसंगतियों पर भी प्रहार किया। इस फिल्म से ही पता चलता है कि आज भी पढ़े लिखे समाज में धार्मिक अंधमंदाता व्याप्त है। आशा है कि आपको ये वक्तव्य सुनने के बाद अपनी परीक्षा में फिल्म समीक्षा करने में अवश्य ही सहायता मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।